प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर सर पर। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लास 10th के बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग बात करने वाले हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए, पहले तो इसे हटा दीजिए आप सभी लोग। ये देखा जाता है तो भाई किसी की प्राइवेसी के खिलाफ है ये सब बातें। तो चलिए इसको हम लोग हटाते हैं कुछ समय के लिए। हालांकि रहेगा भी तो कोई मतलब नहीं है इसका रहना ना रहना, लेकिन फिर भी चलिए। जिस भी डिसीजन से हमें ये प्राप्त हुआ भाई, तुमको क्या जरूरत है किसी को भी परेशान करने का। ये देखिए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 2023 का ओरिजिनल पेपर है। और देखिए ओरिजिनल पेपर का एक बार अवलोकन जरूर करना चाहिए। ओरिजिनल पेपर से होता क्या है कि उससे कॉन्फिडेंस मिलता है कि जिस बोर्ड पेपर को, देखिए अब टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा आगे बढ़ गई है कि अब पता चल जाता है कि कौन कैसे पेपर आ रहा है, आपका क्या मिल रहा है, तो पूरी चीजें आपके पास अवेलेबल है। पहले की चीजें में क्या होता था कि जब पेपर इस बार का कोई रखा रहता था तभी मिल पाता था। अब इतनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कि आपको आसानी से इजिली मिल जाता है। तो डिस्टेंस ये भी देखिए, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के विद्यार्थियों का बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। और इन सभी पेपर को आप लोग देख कर जाइएगा, क्योंकि भाई किस सेट का कौन सा ये सेट है ये तो कोई नहीं जान रहा है, लेकिन ये तो सेट आप देख रहे हैं कि ये कौन सा सेट है डिस्टेंस। ठीक है ना, ये आप इस आप सेट को देख रहे हैं कि कौन सा 825 EY जो सेट है ये सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के विद्यार्थियों का। तो अभी बहुत से सेट थे, तो हो सकता है किसी सेट में यहाँ के प्रश्न मिल सकते हैं आप लोगों को। ठीक है, एटलीस्ट आपके प्री बोर्ड में मिल सकते हैं, आपके एनुअल एग्जाम में मिल सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जितने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग। और देखते हैं कुछ प्रश्नों को, जो भी जैसे प्रश्न है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इस सबको पढ़ लिया करिए आप लोग। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए। और सबसे महत्वपूर्ण अगर बात बताते चले आपको, तो ये इंग्लिश मीडियम के रहे आप चाहे हिंदी मीडियम के रहे, देखिए दोनों ही बच्चों के लिए ये जो पेपर है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए खंड अ और पार्ट ए, यानी हिंदी वर्जन भी है और इंग्लिश वर्जन भी है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है इस पेपर का कि इसमें हिंदी वर्जन भी है आपका और इंग्लिश वर्जन भी है। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर यूपी बोर्ड का इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चे एकदम रेडी रहेंगे इस वीडियो में। देखिए जब बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर, तो बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा 1804 में के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। तो 1804 जो नेपोलियन कोड आया हुआ था उसमें कौन सी इसमें से बात जो थी वो शामिल नहीं की थी। देखिए सामंती व्यवस्था का अंत, ये जो था आपका राइट हो जाएगा। एब्लॉइज द फ्यूडल सिस्टम, ठीक है, तो पहले का जो बी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। When did French Revolution take place? तो देखिए ये जो रिवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रिवोल्यूशन, ये हुआ था 1789, मतलब 1789 में ये हुआ था। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, देखिए तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या है। 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था। इटली का जो सम्राट था वो किसे घोषित किया गया था। 1861 का जब आया डिस्टेंस यहाँ पर देखिए, तो इटली के सम्राट के रूप में जो है इमैनुअल द्वितीय को घोषित किया गया था। किसको किया गया था, इमैनुअल द्वितीय। यहाँ पर देखिए, ये देख लीजिएगा, इमैनुअल सेकंड को जो है वो क्या किया गया था, फर्स्ट एम्परर ऑफ यूनिफिल्ड इटली इन 1861। तो इटली का राजा घोषित किया गया था, किससे किया गया था, इमैनुअल द्वितीय को। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आप लोगों का। देखिए बेल्जियम जो प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी वाले में देखिए प्रश्न जो है बेल्जियम से देखिए पूछा गया है। बेल्जियम और श्रीलंका में जो हुआ था ना सत्ता की साझेदारी के रूप में देखा जाए तो वेयर इज बेल्जियम सिचुएटेड, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। तो देखिए दोस्तों अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, तो ये यूरोप में है। ठीक है ना, बेल्जियम जो है आपका वो कहाँ है, यूरोप में है। और उत्तर पश्चिम यूरोप में है। ठीक है ना, उत्तर 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 का मतलब हो गया नॉर्थ आपका, और वेस्ट हो गया, तो नॉर्थ वेस्ट यूरोप में ये जो है आपका बेल्जियम है। नॉर्थ वेस्ट यूरोप में जो है बेल्जियम है। एग्जैक्टली आप लोग को बता दिया गया। चलिए यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था। 1929 में जो आर्थिक 29 में आर्थिक महामंदी का जो कारण था वो क्या हुआ था। तो देखिए अति अति उत्पादन के कारण कीमतें काफी गिर गई, जिससे किसानों की आय घट गई। देखिए सर, जब किसी भी चीज का बहुत ज्यादा पैमाने पर यानी बड़े पैमाने पर पैदावारी हो जाता है, तो भाई जाहिर सी बात ये चीज देखने को मिलते हैं कि उस सामान का कद्र नहीं देखने को मिलता है, या सामान की जो वैल्यू होनी चाहिए वो वैल्यू नहीं होती है। 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण अगर देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, यानी एक से यहाँ पर जो हो जाएगा इसमें एक्सेसिव प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर।
तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये होगा तो मुख्य रूप से देखा जाए तो ना ये भाई ऐसी बात है, जो सस्ता हो जाएगा तो फिर वो कैसे अपना बढ़ाएंगे, वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे, जब नहीं बढ़ा पाएंगे तो उनका जीवन स्तर में और सभी चीजें तो महंगी हैं, तो उनका जीवन जो होता है बड़ा जटिल हो जाता है। ये सभी बातें रहती हैं। अफ्रीका में रिएंडर पेस्ट क्या था? अफ्रीका में रिएंडर पेस्ट क्या था? एक जानवर, एक घटना, एक खेल, एक बीमारी। तो देखिए दोस्तों, एक महामारी के रूप में रिएंडर पेस्ट नाम का जो बीमारी था, तो देखा जाए तो ये एशिया में जो महामारी का रूप बहुत बड़े पैमाने पर लिया था। ये अफ्रीका को प्रभावित किया, एशिया को भी प्रभावित किया, मतलब बड़े पैमाने पर देखिए पूरा वर्ल्ड ही इसके चपेट में आया हुआ था, ठीक है ना। और अभी देखें कोरोना महामारी की बात करें हम लोग, आप सभी लोग भी जो है देखे हैं इसमें। कोरोना महाकाल में देखा जाए, कोरोना का इतना भयानक काल था जो खतरनाक तरीके से। वाट वाज रिंडर पेस्ट इन अफ्रीका? तो देखिए यहाँ बड़े हो जाएगा, यहाँ पर क्या, ए डिसीज, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट रहेगा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए इस प्रश्न का। राज्य सूची में जो है कौन, देखिए राज्य सूची होता है, समवर्ती सूची होता है और समवर्ती सूची होता है। राज्य सूची का मतलब जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होता है। समवर्त और संघ सूची का मतलब जिसमें सरकार बनाने का जो या कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो संघ के पास होता है। और समवर्ती सूची का मतलब होता है जिसमें कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो राज्य और जो संघ होता है उन दोनों के पास होता है। तो इसमें से कौन सा होगा ये हम लोग को बताना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग 8वें प्रश्न की डिस्कशन, तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। 8वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? निम्नलिखित में संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन देयर नो फेडरल गवर्नमेंट? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका श्रीलंका। श्रीलंका में देखा जाए तो व्यवहारिक रूप में अगर देखा जाए बिहेवियर, तो यहाँ पर अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है। एकात्मक शासन व्यवस्था यहाँ पर अभी भी है, तो श्रीलंका जो होगा इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इंडिया, बेल्जियम, यूएसए जो है इन सभी जगहों पर देखा जाए तो संघ शासन की बात होती है ना यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग 9वें प्रश्न की ओर देखिए। 9वां हम लोग का प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, उत्तरदायी शासन, कानून के समक्ष समानता, बहुसंख्यकों का शासन। तो देखिए यहाँ पर जो होगा इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये उत्तरदायी शासन के रूप में इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की व्यवस्था नहीं है? शक्तियों का वितरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, सर्वोच्च न्यायपालिका, कठोर संविधान। तो संघात्मक शासन की व्यवस्था नहीं है संघात्मक शासन की, तो सर्वोच्च न्यायपालिका होता है भाई, शक्तियों का वितरण भी होता है, शक्तियों का केंद्रीकरण भी होता है, कठोर संविधान जो होगा इस प्रश्न का यानी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये आपका हट जाएगा इसमें से, ठीक है ना। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। बताइए, आपको ऑप्शन दे रहे हैं, लाल मिट्टी है कि काली मिट्टी है? बताइए, बहुत एकदम इजी प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों से। कपास की खेती का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन भी है ये आपका। कर्तन एवं दहन कृषि, झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है? देखिए झूम खेती की बात हो रही है, तो झूम खेती जो होता है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये मिजोरम, यानी मिजोरम की राजधानी जो है कहाँ पर है? आइजोल। तो मिजोरम में मुख्य रूप से जो होता है वो झूम खेती होता है। निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? अभ्रक, मैग्नीज, लौह अयस्क, तांबा। अभ्रक, मैग्नीज, लौह अयस्क और तांबा। तो बेसिक मिनरल्स, तो बेसिक मिनरल्स इसमें बताइए कौन सा है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा बताइए, अभ्रक होगा कि लौह अयस्क होगा? ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये दोनों तो एकदम नहीं होगा क्योंकि ये तो एकदम फ्रेश मेटल मिल गया आप लोगों को। अब देखिए अभ्रक में बताना है आपका, आयरन ओर में बताना है, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन है? देखिए गैर परंपरागत स्रोत और परंपरागत स्रोत, तो यहाँ पर देखिए कोयला, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो बताइए एकदम सीधा सीधा प्रश्न, बहुत सीधे प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर अगर आपसे मिले तो और अच्छा लगेगा हमें, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वर्टेड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो परंपरागत देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कोयला जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कागज हो गया, लौह एवं इस्पात हो गया, एल्युमिनियम हो गया और सीमेंट हो गया। तो यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? विकसित देश की बात हो रही है, यहाँ पर देखिए भारत, फ्रांस, ब्राजील, बांग्लादेश। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा,
फ्रांस जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस जो है डिस्टेंस वो विकसित देश है, जबकि भारत, ब्राजील और बांग्लादेश जो है विकासशील देश में है, और ये भी धीरे धीरे अग्रसर हैं विकसित की ओर। किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या होता है? स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर और इनमें से सभी। तो देखिए डिस्टेंस ऑल ऑफ दिस जो होगा वो राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। द पैरामीटर टू डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री इज, ये सब हो जाएगा लेवल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, लेवल ऑफ लिटरेसी ऑफ द पीपुल, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा जो इनमें से सभी, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर भी करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर जो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर। रूरल सेक्टर के लिए देखिए रेगुलर वर्क मिले उन लोगों को, ये बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। और एप्रोप्रिएट प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस, जो भी चीज पैदा कर रहे हैं उनका वो उचित मूल्य मिले, बेटर वेज मिले, बेहतर मजदूरी मिले। ऑल ऑफ दिस जो होगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो डी जो है यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? तो बताइए डिस्टेंस कौन सा होगा, प्राथमिक होगा कि फिर द्वितीयक होगा? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम को पारित किया गया था? डिस्टेंस बहुत ही पॉपुलर ये क्वेश्चन है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम को कब पारित किया गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स आर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड? तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भी जरूर दीजिएगा। अब आप लोग को ज्यादा प्रश्न देना जरूरी है डिस्टेंस, क्योंकि ज्यादा ज्यादा उत्तर आपसे मिले तो और भी अच्छा है। वैसे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। वर्णनात्मक यहाँ पर देखिए खंड ब में जो पहुंचते हैं आप लोग यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर है प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ा दिया है। देखिए ये सब प्रश्न है आप लोगों के हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में भी है, तो स्क्रीनशॉट मार्क इनका रख लीजिएगा। भारत में संघीय शासन की दो विशेषताओं के बारे में बताना, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, भारत में भूमि उद्योग उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए। अथवा भी प्रश्न दिया गया, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आर्थिक गतिविधियों को रोजगार के परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है ना। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट, ठीक है। मनरेगा की बात, देखिए नरेगा की बात हो रही है, नरेगा 2005 में। और यहाँ पूर्णात्मक प्रश्न में देखिए आपसे पूछा गया नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, सविना अवज्ञा आंदोलन का क्या अर्थ है, इसे क्यों चलाया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा। बहुत ही जानदार प्रश्न है। ये दोनों ही प्रश्न जो है 5 का हुआ नेपोलियन वाला, देखिए वाला जो प्रश्न है। और व्हाट डू यू मीन बाय द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या था, ठीक है ना। ये सब प्रश्न है, इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा और उनको कर लीजिएगा अच्छे से तैयार। और जिन भी प्रश्नों में आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। निश्चित तौर पर जो है आप लोग को उसमें जो है पूरा पूरा सपोर्ट भी किया जाएगा। ये मानचित्र संबंधित प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को भी आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। और डिस्टेंस जिन भी प्रश्नों में आपको दिक्कत होती है, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। खुद भी लाभ उठाए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से, जिसका नाम है डीजे सर। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का ये ओरिजिनल पेपर का डिस्कशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से मित्रतापूर्वक धन्यवाद।